इस डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हम फसलों के तहफ़्फ़ुज़ और बीज की जो आलमी सनत है, इसके 2025 की पहली तिमाही के नताइज का जायजा ले रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं और बड़ी कंपनियों के मालियाती नताइज भी हैं। बिल्कुल। मकसद तो यही है कि किलीदी रुझानात को समझें, चैलेंजेस क्या हैं और हिकमत अमली जो इस अहम शोबे को शक्ल दे रही हैं। सही। बज़ाहिर तो आप कह सकते हैं मार्केट में ये जो चैनल डिस्टॉकिंग थी उसके खात्मे से इस्तेकाम नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सतह के नीचे क्या चल रहा है? आइए देखते हैं। बिल्कुल। देखें, Q1 2025 के नताइज ना एक अहम मोड़ दिखा रहे हैं। ये जो एक तवील अरसे से चैनल डी स्टॉकिंग चल रही थी, जी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इजाफी जखीरा था उसे कम करने का अमल, वो ज्यादातर इलाकों में खत्म होता नजर आ रहा है। यूपीएल के सीईओ ने भी यही कहा है कि खरीदारी के अंदाज अब मामूल पर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या ये बहाली हर जगह एक जैसी है? रिपोर्ट्स में मुझे थोड़ा तजाद नजर आया। नहीं, तस्वीर इतनी सादा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप सिंजेंटा को देखें, उन्हें लातीनी अमेरिका में अब भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वहां फरोख्त 9% कम हुई है, जबकि अमेरिका में बेहतरी नजर आती है। दूसरी तरफ एफएमसी को देखें, शुमाली अमेरिका में खरीदारों ने खरीदारी में ताखीर की तो उनकी फरोख्त 28% कम हो गई। 28% काफी ज्यादा है। जी हाँ, हालांकि लातीनी अमेरिका में उनकी जो बराह-ए-रास्त किसानों को फरोख्त है वो बड़ी है। तो मिला जुला रुझान है। और एक नया और मेरा ख्याल है अहम रुझान ये जस्ट इन टाइम ऑर्डरिंग का है। अच्छा, जस्ट इन टाइम मतलब कि किसान और डीलर्स अब बिल्कुल आखिरी वक्त पर माल मंगवा रहे हैं? बिल्कुल, इस्तेमाल के वक्त के बिल्कुल करीब। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्वेंट्री संभालने का सारा बोझ वो मैन्युफैक्चरर्स पर आ गया है। क्या रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? देखें, ये एक बड़ा चैलेंज तो बन गया है। रिपोर्ट्स बराह-ए-रास्त तैयारी पर तो ज्यादा नहीं बताती, लेकिन ये वाज़ेह है कि इससे कंपनियों की सप्लाई चेन और पैदावारी मंसूबा बंदी उन पर दबाव तो बढ़ेगा। और इसके साथ ही एक और बड़ा मसला है, कीमतों का दबाव। अच्छा। खास तौर पर ये जो कम कीमत जेनेरिक मसनूआत है ना, उनके मुकाबले की वजह से। और ये कोई आप समझें आर्जी बात नहीं लगती, ये मार्केट में एक मुस्तकिल तब्दीली नजर आ रही है। तो फिर कंपनियां इस कीमतों के दबाव का मुकाबला कैसे कर रही हैं? क्या हिकमतें मिली हैं उनकी? बुनियादी तौर पर तो वो अंदरूनी कारकर्दगी बेहतर करने और लागत कम करने पर तवज्जो दे रही हैं। बायर हो, यूपीएल हो, एफएमसी, सब बड़ी कंपनियां इसी सिमत में काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पर सिंजेंटा को देखें, उनकी फरोख्त में मामूली कमी हुई, ठीक, लेकिन उन्होंने बेहतर कारकर्दगी और कम खाम माल की लागत से अपना ईबीडी मार्जिन, यानी सूद, टैक्स और फरसूदगी से पहले की आमदनी का मार्जिन, जी बिल्कुल, वो 3.2% पॉइंट्स बढ़ाकर तकरीबन 20% कर लिया है। जबरदस्त। लेकिन उसके बरक्स एफएमसी की आमदनी मुतासिर हुई क्योंकि कीमतों में 9% कमी करनी पड़ी। और यूपीएल की कारकर्दगी तो काफी मुतासिर कुन लग रही है। ईबीटा में 68% इजाफा और कर्ज में भी मेरा ख्याल है $1 बिलियन से ज्यादा कमी। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो फिर मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और बेहतर होती मार्केट दोनों का नतीजा लगता है ना? बिल्कुल, ये जाहिर करता है कि मुश्किल हालात में भी मजबूत हिकमत अमली काम कर जाती है। लेकिन आगे देखते हुए मुस्तकबिल की तरक्की के लिए ना, कंपनियां अब जिद्दत तराजी पर ज्यादा इन्हिसार कर रही हैं, खास तौर पर बायोलॉजिकल्स के शोबे में। बायोलॉजिकल्स यानी ये कुदरती ज़राए से बनी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ की मसनूआत, माइक्रोब्स या पौधों के अर्क वगैरह से? जी वही। इनकी मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रही है? बहुत तेजी से। अंदाजा ये है कि ये मार्केट 2024 में कोई $5.82 बिलियन की थी और 2029 तक ये $10.49 बिलियन तक पहुंच जाएगी। $10 बिलियन से ज्यादा? जी, ये तकरीबन 12.5% सालाना शरह नमू बनती है। ये वाकई बहुत मुतासिर कुन है। वाकई। उसकी वजूहात भी हैं, जैसे सख्त हुकूमती कवानीन आ रहे हैं, पायदार ज़राअत की मांग बढ़ रही है और माहौलियाती खदशात तो हैं ही। अच्छा, एक दिलचस्प नुक्ता ये भी है कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन्हें रवायती केमिकल्स का मुतबादिल नहीं समझा जा रहा, बल्कि तकमीली यानी कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है।
یہ ایک کلیدی حکمت عملی بنتی جا رہی ہے۔ کمپنیاں دونوں کو ملا کر استعمال کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہیں۔ انٹیگریٹڈ اپروچ۔ جی، اور تحقیق میں بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے مصنوعی ذہانت AI کا استعمال ہو رہا ہے، اور نئے ذرائع بھی دیکھے جا رہے ہیں، جیسے سمندری ماحول سے، تاکہ بہتر اور زیادہ مؤثر بایولوجیکلز تیار کیے جا سکیں۔ تو یہ جو بڑے رجحانات ہیں، یہ مختلف کمپنیوں کی کارکردگی میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ جیسے بائر کا سنا کہ امریکہ میں ڈیکمبا لیبل کے خاتمے سے انہیں دھچکا لگا۔ جی ہاں، بالکل۔ ڈائیکمبا ایک بہت وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا جڑی بوٹی مار ہے، اور اس پر اب پابندیاں لگ رہی ہیں، تو اس سے بائر کی بیجوں کی فروخت متاثر ہوئی ہے۔ اور اس کا فائدہ پھر شاید دوسروں کو ہو؟ بالکل ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کورٹیوا جیسی کمپنیوں کو فائدہ ہو جو متبادل بیج فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنیاں اپنی مارکیٹ تک پہنچنے کی حکمت عملی، جسے GTM کہتے ہیں، وہ بھی تبدیل کر رہی ہیں۔ جیسے FMC نے برازیل میں براہ راست کسانوں کو فروخت شروع کی۔ نیو فارم کی کارکردگی تھوڑی ملی جلی رہی۔ کراپ پروٹیکشن بہتر رہا ان کا، لیکن سیڈ ٹیک ڈویژن اومیگا 3 کی قیمتوں میں کمی سے متاثر ہوا۔ اچھا۔ اور ہاں، ایک اور غیر یقینی عنصر ٹیرف کا بھی ہے، جس کا ذکر FMC نے اپنی رپورٹ میں خاص طور پہ کیا۔ تو خلاصہ اگر کریں تو فصلوں کے تحفظ اور بیج کی مارکیٹ مستحکم تو ہو رہی ہے، لیکن علاقائی فرق موجود ہیں۔ جنیرک مصنوعات کا دباؤ بھی ہے، اور یہ بروقت ضرورت خریداری جیسے نئے چیلنجز بھی ہیں۔ جی، تو کمپنیوں کے لیے کارکردگی بہتر کرنا، لاگت پر قابو پانا اور جدت ترازی، خصوصاً بایولوجیکلز، یہ سب بہت اہم ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اور یہ تجزیہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کیسے عالمی رجحانات جیسے پائیداری ہے، معاشی عوامل ہیں، وہ کس طرح اس مخصوص صنعت اور کمپنیوں کی حکمت عملیوں پر گہرے اثرات ڈال رہے ہیں۔ کمپنیوں کو مسلسل بدلتے حالات کے مطابق ڈھلنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور آخر میں ایک آپ کہہ لیں غور طلب نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے لیے۔ جس طرح بایولوجیکلز اور روایتی کیمیکلز کا امتزاج بڑھ رہا ہے، مستقبل میں یہ جو پائیدار زراعت ہے، اس کی تعریف کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی، اور یہ ملا جلا طریقہ کسانوں، صارفین اور ماحول کے لیے کیا نئے چیلنجز لائے گا، یا شاید نئے موقع پیدا کرے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس ڈیپ ڈائیو کا اختتام یہی ہوتا ہے۔